आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के टॉपिक पे बात हो रही थी। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात किया था, जहां पे हम लोगों ने बात किया था कि जब किसी पिंड पे कोई बल लगता है तो उनके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो उस रूप में हमने उनके किस तरीके के मास पे फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, कब अप्लीकेबल नहीं होगा, इन सब सारी चीज़ों पे हमने वहाँ डिस्कस किया है। उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए इसी पे लगने वाले बल के हम अवकल रूप को देखेंगे और इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, किस तरीके से वेक्टर पे भी लगेगा। तो आइए देखते हैं, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसी को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो लगने वाला बल है उनके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। यानी क्या, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m कंसीडर किया, इस पे F बल लगा और इसका वेग क्या हो रहा है, v1 से बदल के क्या हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। यह v1 से बदल के इसका वेग क्या हो जा रहा है, v2, यदि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है तब। इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था, वेक्टर F इक्वल टू k इंटू डेल्टा P और अपॉन में डेल्टा T, जहां k बराबर 1 तो वेक्टर F बराबर डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ये चीजें हम लोगों ने प्राप्त की थी। इसी चीज के हम अवकल स्वरूप पे बातें करने वाले हैं कि अवकल स्वरूप इसका क्या होगा, कब कैपेबल होगा, कब नहीं होगा, उन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, तो ये बातें क्या हो जाएगी कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का अवकल रूप देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वेक्टर F इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। यदि मैं इसी बात को इस तरीके से दिखाऊं कि डेल्टा T टेंडिंग टू 0 तो F इक्वल टू लिमिट, वेलोसिटी वगैरह में हमने बात किया था जब स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तात्क्षणिक चाल वगैरह, तो यही डेल्टा T टेंडिंग टू 0 तो यही डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम लिख देंगे वेक्टर F इक्वल टू dP अपॉन में क्या हो जाएगा, dt। ये इसका अवकल स्वरूप। यदि मैं आपसे कहूं कि दोनों वेरिएबल हैं, यदि इसी केस में आपसे बातें करूं कि हमारा मास भी, यानी द्रव्यमान और, ध्यान से समझो, यदि मैं आपसे कहूं द्रव्यमान और वेग दोनों चर हैं, कांस्टेंट नहीं है, चर है तो वेरिएबल है तब। देखो, जब वेरिएबल होगा तो क्या होगा, हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला P बराबर m इंटू भी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर F इक्वल टू D अपॉन में क्या हो जाएगा, dt, और ये हो जाएगा कितना, m इंटू भी। तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ देखो P की वैल्यू हमने रख दिया। वेक्टर F हमने कहा दोनों वेरिएबल है, जब दोनों वेरिएबल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर B dm बाई क्या हो जाएगा, dt, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास m वेक्टर dy बाई क्या हो जाएगा, dt। ये प्रोडक्ट रूल का, जब हमने अवकल का एक गणित का एक सेक्शन पढ़ाया था, अवकलन और समाकलन मैंने उसमें बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। यानी वेक्टर F बराबर वेक्टर B dm बाई dt प्लस m dv अपॉन में क्या, dt। यदि मैं इसी केस में एक बातें और मान लूं, इसी केस में कि मास हमारा नियत हो जाए, यानी द्रव्यमान नियत हो, जब नियत होगा तो उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला देखो, वेक्टर F इक्वल टू D अपॉन में क्या हो जाएगा, dt, और ये m कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब m कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नंबर को आगे ले आते हैं, तो ये m और ये वेक्टर dv अपॉन में क्या हो जाएगा, dt। और आपको ये पता है कि वेक्टर dv अपॉन में dt क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन। तो यही आपका होता है वेक्टर F इक्वल टू m और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a। यही फॉर्मूला है आपका F बराबर m इंटू a इन अ वेक्टर फॉर्म अवकल। अभी ये हमारा क्या है, अवकलन के रूप में है।
ये हमारा किस रूप में, ऑकलन के रूप में। तो आप इसी चीज़ों को आप डबल डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हो। तो ये इसका फील रहा, और ये हमने लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात किया था, यही फार्मूला हमारा बन गया था F इंटू ए के। अब मैंने इसको एक ऑकलन के रूप में दिखाया। इसके सदिश स्वरूप को देखेंगे कि कैसा होगा जब ये तीनों कंपोनेंट में x, y, z तीनों में बटे होंगे, तब क्या होगा उस बात को देखते हैं। तो ठीक है, अभी मिटा लेते हैं, चलो अब मिटा लेते हैं। यहाँ क्या होना है, अब देखो यहाँ से अब इनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, यानी वेक्टर फॉर्म की बातें करें तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे हमने कहा वेक्टर के रूप में यदि दिखाना चाहूँ, वेक्टर के रूप, ये वेक्टर के रूप में है, लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर का मतलब अक्षों पे, अक्षों पे लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से लिख लिया अक्षों पे, अक्षों पर। देखो तीनों अक्षों पे, जैसे मैंने मान लिया ये तीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक बल यहाँ से मैंने कहा एक ये बल है F, तो तीनों पे इस पे लग रहा है Fx, इस पे लग रहा है Fy और इस पे लग रहा है Fz। तो यानी मैं इस वेक्टर F को तीन कंपोनेंट में लिखूं तो Fx i का कैप, ये हो जाएगा क्या Fy j का कैप, प्लस F क्या हो जाएगा Z k का कैप। और उसी तरह संवेग का भी, संवेग भी हमारा कैसा वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी तो उसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे वेक्टर p इक्वल टू पी एक्स आई का कैप, एक्स एक्सिस का एकांक वेक्टर आई का कैप, प्लस पी वाई जे का कैप, प्लस पी जेड के का कैप। अब यदि दोनों को मैं मर्ज करके दिखाऊं इस बात को, तो यहाँ इसी को दोनों को मर्ज करके दिखाऊं तो अलग अलग कंपोनेंट के साथ, तो वेक्टर एफ एक्स, यानी यहाँ से मैं इसकी बातें करूँ एक्स के लिए, तो एफ एक्स के लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पी एक्स अपॉन में टी, और इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखना, डिफरेंशिएट करके लिख लो। यहाँ पे जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस पे ये कंपोनेंट, वाई एक्सिस पे ये कंपोनेंट, जेड एक्सिस पे ये कंपोनेंट। तो वहाँ जब बल लगाओगे बारी बारी लगाओगे, जब दोनों पे बारी बारी बल लगाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे एफ एक्स ना इक्वल टू डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे क्या हमारे पास पी एक्स का वेक्टर, और इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, और इसी को क्या लिख लेंगे डी अपॉन में डी टी, और यहाँ पे क्या होगा m और ax। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तीनों को बारी बारी ऐसे लिख सकते हैं एफ वाई के केस में भी। तो यहाँ हो गया डी बाई क्या हो जाएगा डी टी, ये हो गया पी वाई, और इसी को हम लिख लेंगे क्या, इसको हटा दीजिए वेक्टर को, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट में दिखाई रहे हो। तो ये हो गया m इंटू ए वाई, ये भी चीज़ें लिख सकते हो ना, m इंटू ए वाई, यहाँ पे m कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये चीज़ें ए वाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट का केस देखते हैं तो इजी लगेगा। चलो थोड़ा सा ऐसे देख लो, ऐसे देखो, इसको डायरेक्ट लिखो तो ये कितना हो जाएगा m इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं एम एक्स, और वैसे ही इसको देख सकते हैं हम लोग क्या एफ वाई, तो हो जाएगा डी पी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, इसको लिख सकते हो एम ए वाई, और यहाँ पे इसी तरीके से तीसरा वाला भी आप लिख सकते हो एफ जेड इक्वल टू डी पी जेड अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा क्या एम ए जेड। ये तीनों एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बल का तीनों स्वरूप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, और ये चीजें हमने अवकल के रूप में दिखाया। तो इतनी बातें आप नोट कर ले जल्दी से। एक टॉपिक पे मैं आज का जो मेन वीडियो हमारा था वो इसलिए आवेग को पढ़ाना था, आवेगी बल क्या होता है और आवेग और संवेग में किस प्रकार का संबंध होता है। तो अगली हेडिंग आप लगा लें इम्पल्स, पहले इसको नोट कर ले, और नोट करके फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा ले इम्पल्स। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, आइए अब देखो इसके अकॉर्डिंग यदि इम्पल्स की मैं बातें करूं, इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने पास रखो कि इम्पल्स क्या होता है, बहुत छोटे टाइम में, यानी बहुत छोटे टाइम में अधिक बल का लगना, बहुत टाइम इंटरवल बहुत छोटा, अचानक से बहुत अधिक बल का लगना, यानी बहुत छोटे टाइम में अधिक बल का लगना आवेग कहलाता है, आवेगी बल कहलाता है। और उस लगे हुए बल ना, यानी उस जो अधिक बल लग रहा है वो एवरेज बल, ऐसा कह लो एवरेज बल, और dt टाइम में ना वो यानी t टाइम में, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की बातें करूं तो उस एग्जांपल्स में आप लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ देखो
अभी हमने एग्जाम्पल की, मैं आपसे बातें करूँ एग्जाम्पल क्या होगा, तो याद देखो पहले हम आवेग लिख लेते हैं। डिफिनेशन देखिए स्क्रीन पे, ठीक है, चलो हो गया। अब देखो यहां से आवेग, आवेग किसे कहते हैं, तो आवेग उस पे लगाए गए अधिक बल, किसी वस्तु पे लगाया गया अधिक बल, या ऐसे कह लो अधिक बल जो कितने टाइम इंटरवल के लिए लगा है, डेल्टा टी के लिए। ये जो टाइम इंटरवल होगा बहुत छोटा होगा, अप्रॉक्सीमेट ये 0 के करीब वाला होगा। इतने कम टाइम में जो अधिक बल लगेगा उनका गुणनफल क्या कहलाएगा, आवेगी बल। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, आवेग बराबर द्रव्यमान, या आप ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान नहीं बल, ऐसे भी कह सकते हो औसत बल गुणे समयांतराल, समयांतराल। तो आवेग को हम कैपिटल आई से दिखाते हैं, औसत को ये एवरेज, और इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है आवेगी बल, ये होता है हमारा आवेगी बल। आवेग बराबर होगा औसत बल गुणे समय अंतराल। जैसे हम किसी वस्तु को कैच करा रहे हैं तो जब पकड़ते हैं बहुत तेज पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ने की टाइमिंग बहुत कम होती है। और जैसे मान लो कोई पतंगी उड़ रही है और जाके पंखे से अचानक से टकरा गई, तो वो जो टकराने का टाइम है वो कैसा है, बहुत छोटा टाइम है, लेकिन जब टकरा रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा बल लग रहा है, तो उस बल को हम लोग कह रहे हैं आवेगी बल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हम लोग के पास, ठीक है। तो याद देखो आई बराबर एफ एवरेज, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। यदि मैं इसके मात्रक की बातें आपसे करूं तो आई बराबर ये हो जाएगा क्या, न्यूटन, और ये हो जाएगा क्या, सेकंड, न्यूटन पर न्यूटन सेकंड। तो ये इसका मात्रक हो गया। डायमेंशन की बातें करूं, बीमा की बातें करूं, तो बीमा क्या हो जाएगा, आई, बल का जो होता है वो होता है mLT के पावर -2, mLT के पावर -2, और ये हो गया टी। तो अब ये गुणा जब कराएंगे तो कंप्लीटली बनेगा क्या, m या I का बनेगा mT के पावर -1, संवेग की तरह ही लग रहा, ठीक है। तो ये हो गया आवेगी बल। अब हम, ये हो गया आवेग, तो आवेग किसे का, ये बातें समझ में आया, छोटा सी कॉन्सेप्ट है बीच में आने वाला। तो आवेग किसे का, ये बातें समझ आया। आवेग क्या है, किसी वस्तु पे बहुत क्षणिक मात्रा में बहुत छोटे टाइम में अधिक बल का लगना ही क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। तो इतनी बातें आप डाक से नोट करें, तो हम आवेग और संवेग में किस प्रकार का रिलेशनशिप है उसको हम देखेंगे। तो ये पहली बातें नोट कर लें, नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं, तो आवेग और संवेग में किस प्रकार का संबंध है उस चीजों को देखते हैं। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ रिलेशन बिटवीन आवर मोमेंटम और इम्पल्स ना, तो हम बातें कर रहे हैं आवेग, आवेग और संवेग में संबंध, किस प्रकार का संबंध है। आओ देखते हैं। जैसे हमने एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल, और यह बल कब से कब लगाया इस बात को जानते हैं। हमने इस पे F बल लगाया और यह बल F बल, इसका मास कितना था m, इस समय यह v1 वेग से चल रहा था, तो यानी इस समय इसका जो मोमेंटम है वो हमने मान लिया p1। जब यही हमने, और इस समय टाइम t1, तो यही समय हम, यदि मैं बातें करूं तो यही टाइम यदि t2 टाइम तक जाने में, T1 से T2 तक मैं लगातार ये बल ढकेल के लगा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी एक बार टाइम देखा T1, अब तब से मैं बल लगातार लगा रहा हूं T2 टाइम में, तो टोटल टाइम इंटरवल हो जाएगा डेल्टा टी टाइम। यानी यह बल आप डेल्टा टी तक लगा रहे हो, तो उस कंडीशन पे मास कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। तो ऐसी बातें होना है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी बात उठाएंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बातें करेंगे। तो न्यूटन के द्वितीय नियम ना, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हमें पता है क्या है, वेक्टर एफ ना इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये बातें हमें पता है। अब देखो यदि मैं इसी को डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि छोटे टाइम तक लगाया हूं, छोटे टाइम के अकॉर्डिंग कंसीडर करो, तो यहाँ एफ इक्वल टू डी पी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी पी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा,
ठीक है। तो अब यहां से देखो F इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा dp। अब मैं एक बात आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे देखो हमने यह बल कब तक लगाया है, कहाँ से कहाँ तक, T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक। तो हमने T1 से लेकर T2 तक ये बल लगाया और इस कंडीशन पे मोमेंटम में क्या चेंज आया, ये P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। आप dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो F कांस्टेंट हो गया, F कहाँ आ जाएगा बाहर, ये T1 और ये T2 और ये 1 dt और इक्वल टू यहाँ P1 और ये P2 और ये dp। यदि मैं याद दिलाऊं तो इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो ये क्या आ जाएगा T, तो F ये जो बल लगा ये एवरेज फोर्स होगा क्योंकि T1 से T2 तक जा रहा है, तो ये एवरेज फोर्स हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा T, इसका हो जाएगा क्या, T। अब इसको T लिख लो, स्मॉल t लिख लो, यानी T हो गया। अब इस T को हम लिखेंगे T1 से लेके क्या तक, T2 तक, इसका हो जाएगा P हो जाएगा, और इसको कहाँ से कहाँ, P1 से लेके P2 तक, तो ये हो जाएगा F एवरेज। और यहाँ आप लिखोगे क्या, T2 माइनस T1 और इक्वल टू इसको लिखोगे क्या, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, ये P1 माइनस P2, इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, डेल्टा T। तो F एवरेज और इंटू डेल्टा T इक्वल टू P2 माइनस P1, यही रिलेशनशिप होता है। और इसी को लिखते हैं F एवरेज इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा P। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन आर क्या, मोमेंट, इम्पल्स एंड मोमेंटम। इसको इम्पल्स बोलते हैं, इसको मोमेंटम बोलते हैं, ये रिलेशनशिप होता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आपसे बातें करने वाला था। हमने आज आपसे बातें किया, इसको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं एक्शन रिएक्शन वाले नियम के साथ आने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा एक्शन रिएक्शन वाले नियम पे, जहां पे जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के गति विषयक, जिसमें आप लोग कहते हो ना कि हम जिस पे जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे पर उतना ही बल लगाती है। उसी केस को हम समझाएंगे किस तरीके से। उसके फील के लिए इसी चैनल पे प्यार बना के रखे, चैनल से जुड़े रहें, ढेर सारा प्यार बना के रखे। आपके सारे वीडियो को हमने एक अलग प्लेलिस्ट के रूप में तैयार कर दिया है और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक को भी डाल दिया है, वो टीम ना टेलीग्राम के लिंक को रखा है। आप वहां से डायरेक्ट वहां विजिट करेंगे वहां पे, और वहां से आपके चैनल के, आपके कक्षा के सारे वीडियो वहां से मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो और साथ में धीरे धीरे मैं स्टडी मटेरियल के साथ सारी व्यवस्थाएं बना रहा हूं, धीरे धीरे करके सब कुछ आपको प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। थैंक यू।